नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली के जम्मू कश्मीर एडिशन और मैं हूं विकास अब्रोल। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पूरी दुनिया में जो है इस वक्त हालात जो है युद्ध के बने और कई जगहों पे लगातार युद्ध चल भी रहा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट भी इसका एक हिस्सा बन चुका है। हालांकि मिडिल ईस्ट की बात करें तो जो वहां पर जो हालात बने हैं, ईरान में हालात बने हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है और कितना जिम्मेवार है, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि जहां पर एक तरफ लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है लगातार इस चीज को बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं इन पर सैंक्शंस लग रही हैं। क्या इसके लिए एशियन कंट्रीज भी जिम्मेवार हैं? क्या कारण है वहां पर जो हालात बने? इसमें बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है। साथ में मौजूद हैं सैयद अब्बास रिजवी, जो कश्मीर से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी इस डिबेट में। शुरुआत मैं करूंगा सईद साहब आपसे। क्या लग रहा है आपको जो ईरान में हालात बने हैं, क्या कारण है और उसके पीछे क्या ठोस वजह है, अगर हम सिर्फ सैंक्शंस ही ना देखें अमेरिका की तरफ से तो? ये सवाल मेरे पे? रिजवी साहब, हेलो, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। लेकिन आपकी आवाज काफी कम आ रही है। जी, तो बेसिकली कि जो ईरान के हवाले से जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अगरचे आज पूरी दुनिया में इस वक्त नजरों में है, हेलो। लेकिन अगर इस तारीख को देखा जाए कि पिछले 45 साल से ऐसा ही होता रहा। जी, जिस तरीके से आप देखें कि 1979 में जब रिवॉल्यूशन आया है, उसके बाद फिर 1980 में जब फिर एक वार शुरू हुआ इराक और ईरान के बीच, और उस जंग में न कि सिर्फ इराक या सदाम कहें जो उस वक्त वहां का हुक्मरान रहा है, वो अकेले थे, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और पूरा जो मगरिबी जो ममालिक है वो उनके सपोर्ट में कर रहे थे। लेकिन 8 साल जंग के दौरान जहां एक तरफ अकेला ईरान और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, उसके बावजूद भी 1 इंच भी जमीन हासिल न कर सका। उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि जो अपनी चौधराना पॉलिसी, और वो ये चाह रहा है कि ईरान भी उसी तरीके से उनके सामने झुकें कि जिस तरीके से 1979 में पहले था। और उसी का तवातुर और उसी का मुतवातिर जो रहा है कि कभी ईरान के अंदर दाइश, कभी ISIS उनको इस्तेमाल करते रहे ताकि ईरान के अंदरूनी जो हालात हैं वो खराब रहें। लेकिन ईरान में अब ये देखें कि मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जिस तरीके से ईरानी एक कौम परस्त और नेशनलिज्म है, काश मैं भी होता, काश आप भी होते, काश हम सारे होते, क्योंकि वो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि हम फारस। हम अपने देश के लिए तो देशभक्ति तो हम सब में ही है ना, काश वाली बात नहीं है, हम सब में देशभक्ति अपने देश के लिए है। नहीं, जिस तरीके से वो फारस मतलब वो अपने आप को पर्शियन मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि भाई तीसरी की बात वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि हाल ही में वहां अंदरूनी तौर इतने हालात खराब रहे, जाहिर बात उनका ही राइट बनता है कि वहां इतनी महंगाई हुई है, वहां की करेंसी इतनी लो हुई है, उसके बावजूद वो सड़कों पे आए थे और पुरअमन मुजाहरे चल रहे थे। लेकिन अब जब अमेरिका और दूसरे ममालिक की वहां दखालत देखी गई है, तब वहां के लाखों लोग वो समझ गए हैं कि भाई हम और किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाले। जी, बिल्कुल सही साहब। देखिए, मैं गौर साहब, हमारे साथ एक ईरान से भी हमारे गेस्ट जुड़ने वाले थे, लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर इंटरनेट की दिक्कत है, इस कारण वो वहां से इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे साथ जुड़ नहीं पाए वो, वरना वो भी वहां का क्या हालात है इस पर जरूर वो अपना हमें बताते। गौर साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा इस समय जो सिनेरियो बना हुआ है ईरान के आसपास, देखें जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इसमें क्या खाली अमेरिका जिम्मेवार है? कहीं कहीं हम देखते हैं इस समय पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक स्पेस मुहैया करवा रहा है अमेरिका को। क्या उसके लिए पाकिस्तान का इसमें क्या खास मकसद हो सकता है इसमें? विकास जी, ऐसा है, देखिए, ईरान जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम जो है उसको अमेरिका और इजराइल की है, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं वो ईरान को ब्लेम करते हैं कि जब आपने हमास को सपोर्ट किया
आपने जो है ये जो फोर्सेस हैं, जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, उनको सपोर्ट किया और इजराइल के खिलाफ चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तेल की जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेल। ईरान जो है चाइना को तेल सप्लाई करता है। अब अमेरिका की दुविधा यह है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है, उसके पास 80% 85% दुनिया की जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो चाइना के पास हैं और वही सप्लाई होती है सारी जगह। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी पीछे कि उसने कहा जी मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, तो उसने सिर्फ, चाइना ने सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको उसने बंद कर दिया। दूसरा, जो बाकी देशों को भी जो दे रहा था रेयर अर्थ मेटल्स, उसको उन्होंने कहा जी आप इस रेयर अर्थ मेटल्स के जो चिप बना रहे हैं वो आप हमें बताएंगे किसको सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका को कर रहे हैं हम आपकी भी सप्लाई बंद कर देंगे। जब ये बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां से बैक ट्रैक हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, अब आप देखिए, जस्ट सी द सीक्वेंस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेनेजुएला में जाके मदुरो को उठा लिया और कहा जी हम वेनेजुएला के जो है हम वो देखेंगे, ये कोकीन करता है, ये ड्रग्स करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। पर वो मकसद नहीं था। मकसद ये था कि 303 बैरल मिलियन बैरल जो बिलियन बैरल जो है वेनेजुएला का तेल जो है उसका 90% जो सप्लाई है वो चीन को जाती थी। तो वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गया कि जी अब हम जो है हम तेल सप्लाई। इसका मतलब ये प्ले एंड काउंटर प्ले चल रहा है अमेरिका और चीन का। ईरान का भी जो है वहां से जो है तेल जाता है उधर। अब अमेरिका का पिट्ठू जो है आपको पता है, बड़ा पुराना पिट्ठू है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने उसको ऑलरेडी एक दो जो है बलूचिस्तान के अंदर उसको एयर स्ट्रिप जो है, जो एयरफील्ड्स है वो मुहैया कर दी हैं उन्होंने। और डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, मुल्ला मुनीर को बहुत कुछ ऑफर किया है जी, जनाब हम आपको, उन्होंने पैसे भी दिए और साथ में उसको कहा जी हम आपको और भी देंगे, आप कोई बात नहीं, आप चलो। और मुल्ला मुनीर ने क्या कहा, उसने कहा जनाब आप आइए बलूचिस्तान के अंदर, कोई बात नहीं, वहाँ का जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो भी लीजिए, बाकी जो मेटल्स हैं वो भी लीजिए, प्लस वहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करेंगे, वहाँ पे तेल वगैरह का भंडार करेंगे, ये करेंगे। करना वरना कुछ नहीं है, वो हमने देख लिया इतने सालों से जो है। जब अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका जब घुसा था तो क्या हुआ उसका नतीजा। तो ये जो चीज है बेसिकली, अब उसके अंदर जो है, अब आप देखिए अमेरिका एक बड़ा शातिर मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उसने तकरीबन कम से कम नहीं तो ये दुनिया के अंदर 37 से 40 जो गवर्नमेंट्स हैं उसको हटाने की कोशिश की है और अभी भी कर रहा है। जैसे आपके सामने यूक्रेन में है, यूक्रेन में जो उनका प्रो रशियन था प्रेसिडेंट, उसको हटा के ज़ेलेंस्की को बैठा दिया। ऐसे ही दूसरी जगह है, और आपके सामने हमारे साथ में बांग्लादेश है, आपके साथ वो शेख हसीना के खिलाफ जो कू किया, वहां पे यूनुस को बैठा दिया। तो ये जो कार्रवाई चलता है ये अमेरिका उसी हिसाब से चल रहा है। और इसके अंदर उसने अब जो है ईरान की पब्लिक जो है उसको भी उकसाया हुआ है। ईरान की पब्लिक कहती है जी जो खोमेनी साहब हैं उनका जो एक वो जो रूल चल रहा है, शरिया का रूल है, जो वो पूरा का पूरा कट्टर जो है, ये अपना बुर्का वगैरह, ये वो उसके खिलाफ है। पर देखने की बात ये है कि आप जो है उसके खिलाफ कहां से आपके अंदर जो सारी बातें आ रही हैं, कौन फीड कर रहा है इसको? क्योंकि एक मुल्क के अंदर देखो अस्थिरता फैलाने की कोई मुश्किल नहीं है। हिंदुस्तान में भी कोशिश की है अमेरिका ने, आपके सामने है। ये फार्मर एजिटेशन हुआ, उससे पहले सीएए का एजिटेशन हुआ, वो तो सारा सामने आ गया है आपके सामने। शाहीन बाग का जो था वो सारा, उसके अंदर भी अमेरिका का हाथ था, और फार्मर एजिटेशन के अंदर भी अमेरिका का हाथ है। आज वही फार्मर यहाँ पे रो रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा माल जो है वो आड़ती खा जाते हैं, और उसी से निजात दिलाई थी वो फार्म लॉज ने। तो ये जो चीज है, अमेरिका का पिट्ठू पाकिस्तान भी अपना लगा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को तो रोटियां सेकनी है। उसने ऑलरेडी जो है अपना सारा मुल्क जो है वो क्रिप्टो के अंदर डाल दिया उसका। आज आप या मैं कोई भी दुनिया में पाकिस्तान का एक टुकड़ा खरीद सकते हैं क्रिप्टो का, आप वो उसका खरीद ले, आपके पास पाकिस्तान का एक हिस्सा आ जाएगा। तो ये जो चीज है सारी उस नजरिए से देखनी चाहिए। अब उसके अंदर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं,
वो एक बहुत, मैं कहूँगा, एक गलत बात हो रही है वहां पे, क्योंकि आप जो है लाइव एम्यूनेशन के साथ में आप सिविलियंस के ऊपर फायर नहीं कर सकते। ये किसी भी मुल्क के अंदर जो है ये गलत बात होती है, और ईरान के अंदर यही हो रहा है। बच्चे जो हैं वहाँ पे, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर लाइव फायर हो रहा है। वो जो है गलत बात हो रही है, वो रोकनी चाहिए। ईरान के जो हुक्मरान हैं उनको वो रोकना चाहिए। उधर टीयर गैस जी। यूज करो, आप कैनन यूज करो, बाकी करो, पर लाइव एम्यूनेशन अपनी पब्लिक के ऊपर, अपने के ऊपर इस्तेमाल करना, और उसी को जो है जी। हर जगह, यदि इतने लोग मर गए जी, हैं बिल्कुल। वो गोलियों से, तो ये चीज जो है बिल्कुल वो अली ईरान जी, बिल्कुल इसी बात को लेके मैं सही साहब से पूछूंगा। सही साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट वहां रही है जहां जहां अमेरिका उसके साथ रहा है, ऐसे में कई ऐसी खबरें भी आई हैं कि ईरान में कई ऐसे प्रदर्शनकारी पकड़े गए थे जो पाकिस्तानी थे। तो क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखकर ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले मैं, जो अभी कैप्टन साहब हमारे मोहतरम फरमा रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट की हाथों वहाँ जो बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं इस बात से तो पहली इत्तेफाक नहीं करता हूँ। शायद कैप्टन साहब जो वेस्टर्न जो मीडिया है उस मीडिया को ज्यादा कुछ देख रहे हैं। नहीं, मैं बेसिकली जो सवाल अभी आपने मुझे किया है कि वहाँ बैरूनी मुदाखलत है, जाहिरी बात कि जब 28 दिसंबर को जो वहां के जो मुजाहरे शुरू हो गए, तो 8 जनवरी तक तो वो पीसफुल थे, और 8 जनवरी के बाद वो वायलेशन क्यों हुई है? बेसिकली वजह यही है कि ईरान के अंदर जो अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी डॉलर, और उसके साथ साथ जो दाइश के कुछ लोग, और जिस तरीके से अभी हमारे कैप्टन साहब फरमा रहे थे कि वहाँ बलूचिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं, या जो कुर्द एरिया है, कुर्दिस्तान के कुछ लोग जो ऑलरेडी मतलब इस रेवोल्यूशन के खिलाफ पहले से रहे हैं, और जिन्होंने बहुत सारे ममालिक में अपने दफ्तर खोले हैं मुजाहिदीन खल्क के नाम से, जो पिछले 45 साल से ये काम कर रहा है। उसमें अब जब पाकिस्तान की बात आ रही है, देखिए ये नई कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पिछले 45 साल से, जब से कि इस्लामी जमहूरियत ईरान का वजूद आया है, इमाम ख़ुमैनी आए, तब से तो उनकी तरफ से तो दखालत होती रही। जबकि जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि वहाँ के जो जनरल है आसिफ मुनीर जो है, क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो ऐसे ही मतलब एयर मार्शल बन गए? वहां का हर फैसला, वो जब तक ना अमेरिका की आशीर्वाद हो तब तक तो कोई फैसला होता ही नहीं है वहां। ये हमारा भारत जैसा खुद मुख्तार और इस्तिकलाल वाला मुल्क नहीं है कि अभी दावोस में जो अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है ट्रंप की तरफ से, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में उसमें गया हुआ शामिल हुआ था, और वहां ट्रंप ने उनसे तो इतना उसका जाती हाल चाल नहीं पूछा। सबसे पहले उसने तो आसिफ मुनीर के बारे में पूछा गया है कि मेरा दोस्त ठीक है, कहाँ है, क्या है। तो मैं कैप्टन साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि वहां उनकी दखालत है, और जाहिर बात आज तक दखालत रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम, और आइंदा भी उनकी दखालत होगी। लेकिन ईरानी ऐसी कौम है कि वो होशियार कौम है, तो वो कभी भी ऐसे प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान कहता है कि हमें एक इस्लामिक मुल्क को इकट्ठा होके एक यूनियन बनानी है, वही वो अपने ही लोग जो है, अपने ही समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ वो वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दे रहा है। अरे जनाब, आप इस्लामी यूनियन की बात करें, पहले जो मुझे ये बताएं कि जो हजारा में जो खून रेजियां हुई हैं, हजारों वहां मारे गए हैं, पहले उनका तहफ़्फ़ुज़ दे। इसी तरीके से पारा चनार, वहां जो मतलब इतने बच्चे मारे गए, वहां पिछले तकरीबन 10 महीने से तो रोड पूरी ब्लॉक है, पहले उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। अब मुझे हजारा जो कौम वहां रह रही है, और वो बेचारे अपने कॉलेजों में नहीं जा सकते हैं, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, वो 3 किलोमीटर बाहर जा नहीं सकते हैं, क्यों? ताकि वो इनको एक डर, वो खौफ रहता है कि अगर हम घर से निकले क्या पता वापस आए या ना आए। आप किस इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस्लामिक फॉर्म की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि हम ये चाह रहे हैं कि वो इस्लामिक हो जो हकीकी इस्लाम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। ये वही इस्लाम हो
कि जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपना सर कटवाया, न कि झुकाया, बल्कि किस चीज के लिए? कोई बेगुनाह अगर का कत्ल न करें ताकि पूरी इंसानियत पामाल हो। और आज वही इस्लाम जिंदा है जिस इस्लाम की खातिर जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जब उनकी याद की जाती है, तब एक हिंदू, तब सिख, तब ईसाई और हर मकतबे फिक्र का लोग या हुसैन करते हैं। वो हकीकी इस्लाम है। मुझे आप उस इस्लाम की बात न करें कि जहां दहशतगर्दी हो, जहां जुल्म सितम हो, जहां दूसरे ममालिकों में दखालत हो। वो कोई इस्लाम नहीं हो सकता, वो एक जाली और नकली इस्लाम हो सकता है। गौर साहब, इस्लाम की जिस सही साहब बात कर रहे हैं, तो कि पाकिस्तान जो इस्लामिक मुल्क है वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहा? वो ही क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? भारत में दहशतगर्दी, ईरान में जिस तरह से हालात बने हैं, आसपास के मुल्कों में वो लगातार कोशिश, अफगानिस्तान में देखिए किस तरह से हालात बने हैं, बलूचिस्तान देखिए। क्या पाकिस्तान सिर्फ एक वही कुछ 2-4 लोगों के लिए वो सेल्फ सेंटर्ड स्टेट कहूंगा, नॉट अ कंट्री कहूंगा, सेल्फ सेंटर्ड स्टेट बन चुकी है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने लोगों से, अपनी आवाम से, अपने किसी तरह के पड़ोसी से कोई मतलब नहीं? विकास जी देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, इकट्ठे हुए, तो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी उसी हिसाब से जमहूरियत रही, हिंदुस्तान में भी रही। फिर क्या हुआ? अयूब खान पहले जो फील्ड मार्शल बने और उन्होंने कू किया और वो वहाँ के बन गए हुक्मरान, प्रेसिडेंट बन गए, फील्ड मार्शल भी रहे। उस टाइम से लेकर वो कहते हैं ना, जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो उसको पता लग जाता है यार ये क्या बड़ी अच्छी चीज है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। उस टाइम से लेकर आज तक फौज ही कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान को। और जो भी ये बीच में आते हैं, चाहे वो बेनजीर भुट्टो आई, चाहे वो उनके पिताजी आए, और अब जो नवाज शरीफ फैमिली है या शहबाज शरीफ वगैरह है या इमरान खान थे, ये सारे के सारे जो हैं ये सिर्फ उसकी क्या क्या छत्र छाया के नीचे थे। और आप देख लीजिए इमरान खान, देख लीजिए जब बना तो उस टाइम इन्होंने कहा जी आर्मीज बॉय, और आज उसी आर्मीज बॉय को उसको उन्होंने डाल दिया हुआ है जेल के अंदर कब से, और क्या क्या जुल्म डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ फौज जो है वही काम करती है। और फौज का क्या है, देखिए जो जनरल बनता है उसके अंदर उसके पास अरबों रुपए आ जाते हैं। आपके सामने अभी बाजवा जब रिटायर हुआ, आपके सामने है 3000 करोड़ के करीब उसके पास पैसा। तो बात के उसके पास उसकी बीवी के नाम, उसके बच्चों के नाम, और सारों के पास जो है अमेरिका का जो है एक वो पासपोर्ट भी होता है, और ये अमेरिकन सिटीजन भी होते हैं, इनकी फैमिली अमेरिकन सिटीजन होती है। अमेरिका ने जब शुरू से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुए, उसको एक देश चाहिए था यहाँ पे सेंट्रल एशिया कंट्रोल करने के लिए। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कोशिश की। हमारे जो उस टाइम हुक्मरान थे, पॉलिटिशियन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं अपनी जो है ये इस तरीके से चलेंगे। पाकिस्तान वालों ने कहा बड़ा अच्छा ही, चलो ठीक है, पैसे मिल रहे हैं हमको, हमें क्या है। आज आप देखिए पाकिस्तान का हाल क्या है। मरियम नवाज की बेटे की शादी हुई, 150 करोड़ रुपया उसके शादी में खर्चा गया, और वहां पे आवाम जो है वो एक एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं। मीट का देखिए क्या रेट है वहां पे आजकल, उसका तेल का क्या है। आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, पर जो अपर रिच है उनके पास बहुत है, क्योंकि यही किया है इन्होंने 70-75 सालों के अंदर, सारा वही लूटते गए। आप देखिए उनकी एजुकेशन क्या दी उन्होंने, तालीम क्या दी उनको, दहशतगर्दी। जब अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया घुसा, तो उस टाइम जब वहां पे थे जिमी कार्टर थे, उन्होंने $500 मिलियन दिए CIA को कि जनाब ये इसको कुछ करें। वो सीधा आए इधर फौज के पास, उन्होंने कहा हाँ जी हम करते हैं। ये तालिबान उन्होंने क्रिएट किया। तालिबान क्या था, ये वही कुंबे थे, ये थोड़े थोड़े गांव के लोग थे वहां पे, उधर उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा जी आप चलो, उसको ट्रेनिंग दी, आप चलो लड़ो, ये लो डॉलर पकड़ते चलो लड़ो। आज वही तालिबान देख लीजिए आपके सिर पे बैठा है, वही जो जी बिल्कुल। अनिल जी
जी अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय थोड़ी टाइम की हमारे पास कमी है, लेकिन फिलहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से ईरान में भी हालात बने हैं, अगर हम जहां एक तरफ पश्चिमी देशों को कसूरवार मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है। और पाकिस्तान को चीज समझनी होगी कि आने वाले समय में इसी तरह से अगर वो अमेरिका के कहने पर चलता रहा या दहशतगर्दी को प्रमोट करता रहा, तो कहीं ना कहीं उसको अपने घर में भी जिस तरह से बलूचिस्तान सिंध इलाकों में जिस तरह से उसको रिवोल्ट सहना पड़ रहा है, ऐसे ही उसको पूरे पाकिस्तान में सहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान भी एक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के एक अलग सा 15-20 स्टेट का एक अलग से गणराज्य बन जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस एपिसोड को, ये डिबेट को, उन्हें पसंद आएगा। और ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।